ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल सीबीएसई दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए डीआईजी आजमगढ़ रेंज सुभाष चंद्र दुबे ने मंगलवार शाम रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस के जवानों के साथ शहर के विभिन्न इलाकों का पैदल मार्च किया। डीआईजी ने आरएएफ के अधिकारियों, सी सिटी और नगर कोतवाली प्रभारी के साथ पुरानी कोतवाली, तकिया, पहाड़पुर, पांडे बाजार, चौक, मातवरगंज, सिविल लाइन होते हुए नरोली तक फुट पेट्रोलिंग की। इस दौरान डीआईजी श्री दुबे ने बताया कि प्रतिदिन अलग अलग क्षेत्रों में 5 से 10 किलोमीटर तक फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि रमजान माह में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद में आरएएफ की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि फुट पेट्रोलिंग का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराना और फोर्स को मोटिवेट करते हुए जन सामान्य में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में आजमगढ़ रेंज में अवैध तरीके से शराब की बिक्री पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। रेगुलर रूप से पुलिस फोर्स द्वारा की जा रही है, चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार कंप्लीट लॉकडाउन 3 मई तक है। उसको इफेक्टिव बनाने के लिए और फोर्स को भी पूरी तरह से अलर्ट रखने के लिए मेरे द्वारा प्रतिदिन रेंज के भिन्न भिन्न जनपदों में, भिन्न भिन्न थाना क्षेत्रों में रूट चेंज करके फुट पेट्रोलिंग की जाती है। अमूमन ये 5 किलोमीटर से लेकर के 10 किलोमीटर के बीच की रेगुलर फुट पेट्रोलिंग है। उसी कड़ी के हिस्से के रूप में ये फुट पेट्रोलिंग थी, क्योंकि जनपद में आरएएफ भी इधर रमजान के मास को दृष्टिगत में रखते हुए पूर्ववत की तरफ प्राप्त हुई है। आरएएफ के अधिकारियों और उनके अन्य कर्मियों के साथ ये फुट पेट्रोलिंग अभी लगभग 8 किलोमीटर की गई है। लगातार ये अगले लॉकडाउन तक और रमज़ान के माह तक, जब तक सारे क्रूशियल फेस्टिवल्स हैं, ये लगातार जारी रहेगी। इसका उद्देश्य जहां एक और लॉकडाउन को कंप्लीट लॉकडाउन में चेंज करना है, वहीं दूसरी ओर अपने फोर्स को अलर्ट रखते हुए, उनको मोटिवेट करते हुए और जन सामान्य में सुरक्षा की भावना डेवलप करना है। सर, जिस तरीके से तमाम शिकायतें आ रही हैं, शराब की कार्रवाइयाँ की जा रही है, क्या मंडल स्तर पर कार्रवाई आपको? देखिए, जिस भी विषय वस्तु की शिकायत होती है उसकी जांच करके कार्रवाई होती है। शराब की बिक्री की भी जो भी शिकायतें हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा तत्परता से उनमें कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, मुकदमे लिखे जा रहे हैं। जो लोग इस प्रकार की शिकायतों में संलिप्त हैं, कहीं ना कहीं से आरोपी हैं, उन सारे आरोपियों के विरुद्ध भी कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। आजमगढ़ में लाइसेंसी शराब की दुकानों से अवैध तरीके से बिक रही शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिला प्रशासन ने आबकारी, मजिस्ट्रेट व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम का गठन किया था। इन 10 टीमों ने 30 सरकारी शराब की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसमें से 12 दुकानों में स्टॉक रजिस्टर अपडेट नहीं पाया गया। इन सभी दुकानों को सीज कर दिया गया है और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही लॉकडाउन में प्रतिबंध के बावजूद अवैध तरीके से बिक रहे गुटखा के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा। अगर कोई व्यापारी चोरी छिपे बिक्री करते पाया जाएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। हमारी 10 टीमें शराब की लाइसेंसी दुकानों पर रैंडम छापे डालकर जांच की थी 30 दुकानों पर। उसमें से 12 दुकानों में स्टॉक रजिस्टर अद्यतन नहीं पाया गया या वहां पर उपस्थित विक्रेता दिखा नहीं पाया, जिसके कारण 12 दुकानें सील कर दी गई हैं और उनको शोकाज नोटिस निर्गत किया गया है। बाकी हमारी जो टीमें हैं निरंतर
भी रैंडम छापे डालती रहेंगी ताकि कोई भी लाइसेंसी व्यक्ति जो दुकानदार है अवैध रूप से क्रय विक्रय ना कर रहा हो। इसके साथ ही जो अवैध शराब बनाने के प्रकरण हैं उसमें भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उसमें भी लगभग 9000 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है और कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। लॉकडाउन के दौरान गुटखे के विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध है, इसलिए जनपद वासियों से अनुरोध है कि किसी भी धूम्रपान, गुटखा आदि से परहेज करें, क्योंकि ये वैसे भी कोरोना के लिए श्वास की समस्या को उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, इसलिए इसको प्रतिबंधित किया गया है। लोग और व्यापारी भी इसको न विक्रय करें और पुलिस को और मजिस्ट्रेट्स को निर्देश है अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। कोरोना का फैलाव न हो इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के प्रयोग, सैनिटाइजेशन पर प्रमुख रूप से जोर दिया जा रहा है। प्रबंधों व प्रयासों के बावजूद अस्पतालों में सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था तार-तार हो रही है। मरीजों व उनके परिजनों की लापरवाही तमाम व्यवस्थाओं पर भारी पड़ रही है। जिला महिला चिकित्सालय में स्थिति विस्फोटक है। इमरजेंसी मरीजों को देखने के लिए विशेष रूप से सक्रिय हॉस्पिटलों में रोजाना 250 पर्चे कट जा रहे हैं। इन 250 मरीजों के साथ परिजनों की संख्या जो अलग बढ़ रही है सो अलग। हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन काउंटर, औषधि वितरण कक्ष, वेटिंग एरिया, डॉक्टर चैम्बर व वार्डों में लगी भीड़ व यहाँ से गायब सोशल डिस्टेंसिंग आप देख ही रहे हैं। हॉस्पिटल के CMS डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने बताया, मरीज सुन नहीं रहे, उनके पास गार्ड भी कम है, जिसके चलते भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना मुश्किल हो रहा है। मरीजों को कितना भी कहा जाता है वो सुनते नहीं है। अभी जस्ट आधे घंटे भी नहीं हुआ होगा, 15-20 मिनट पहले मैं सबको अलग अलग खड़ा करके आई थी और फिर वो सट गए होंगे, है ना। कहा जा रहा है कि जिससे इमरजेंसी केसेस है वही आओ, जो 8वें-9वें महीने वही आओ जांच कराने। अगर कोई तकलीफ है, बच्चा नहीं घूम रहा है या पानी जा रहा है या खून जा रहा है तभी आओ, ऐसे मत आओ दिखाने। लेकिन कोई मान नहीं रहा, जस्ट चले आ रहे। क्या लैट्रिन साफ़ नहीं हो रही है, ये इमरजेंसी तो है नहीं, लैट्रिन साफ़ नहीं हो रही उसको दिखाने चले आ रहे, है ना। इस तरह के मरीज आ रहे हैं और उसके बाद कितना भी कहो सुनते नहीं है। जाओ तो फिर हम रहेंगे अपने मरीज के पास, मरीज के साथ से अलग भी नहीं हटते। एक बेड पर एक मरीज के साथ 3-3, 4-4 लोग हो गए। मैंने गार्ड के लिए होमगार्ड ऑफिस में अभी लेटर भी लिखा हुआ है कि भाई हमको इस महीने से आप 10 गार्ड दीजिए, 6 गार्ड दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। अब गार्ड जो दोनों है जाकर एक अल्ट्रासाउंड में लगाती हूँ ताकि वहाँ पे पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड दोनों होता है तो वहाँ डिस्टेंस मेंटेन हो सके। एक को उधर OPD में लगा हुआ है कि डिस्टेंस मेंटेन करें। अभी तो इतना ही स्टाफ है मेरे पास, जितना हाँ मैनेजर लगा रहता है उसको डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। मैं बार बार जाके कहती हूँ मैं भाई दूर दूर रहो, लेकिन अब जितना किया जा सकता है उस भीड़ में लोग इतना करने के बाद भी 200-250 पर्चे रोज बन जा रहे हैं। मना करने के बावजूद भी 200-250 मरीज आ जा रहे हैं। 250 मरीज पर्चा बनने का मतलब है कि 500 क्या 1000 आदमी रहते हैं, एक के साथ 3-4 रहते हैं, 1000 आदमी आ जा रहे हैं। अच्छा, हॉस्पिटल मेरा बहुत बड़ा तो है नहीं, बहुत बड़ा कैंपस भी नहीं है, तो जितना हो सकता है उसी में डिस्टेंसिंग की बात का पालन कराया जा रहा है, लेकिन जितना संभव है उतना ही हो पा रहा। अब हमारे पास जो है IPD का है मेरे हाथ में, तो हम एक वार्ड में 2 या 3 ही मरीज रख रहे हैं, हम ज़्यादा मरीज नहीं रख रहे हैं, है ना। तो हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। मरीज के अटेंडेंट समझने को ही तैयार नहीं है। मास्क के लिए बार बार कहना पड़ता, मास्क ढको। आपदा की इस घड़ी में कोरोना की चेन को युवाओं की चेन पस्त करने में डट गई है। लॉकडाउन के चलते गरीबों, जरूरतमंदों को भूख का सामना न करना पड़े, इसके लिए ये युवा दिन रात लगकर उनके लिए लंच पैकेट तैयार कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, कोई आटा गूंथ रहा है, कोई लोइयाँ बना रहा है, कोई पूड़ियाँ छान रहा है, तो कोई लंच पैकेटों की पैकेजिंग में लगा हुआ है।
डीएवी पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अभिषेक उपाध्याय निक्की व समाज सेवी राघवेंद्र प्रताप सिंह शक्ति के नेतृत्व में पिछले 28 दिनों से इस पुण्य कार्य में युवा जुटे हुए हैं। इनकी टीम रोजाना 400 लोगों में लंच पैकेटों का वितरण कर रही है। जवानों के जैसे ही ये नौजवान भी एक अलग ही छाप छोड़ रहे हैं। इन युवाओं ने इस बात का संकल्प ले रखा है कि जब तक लॉकडाउन चलेगा वह समाज सेवा का यह पुनीत कार्य जारी रखेंगे। आज 28वां दिन है और 29 तारीख से 30 मार्च से यहाँ पर लॉकडाउन के चलते जो भी ज़रूरतमंद गरीब परिवार है, मजदूर, श्रमिक, उन लोगों को नगर के विभिन्न मोहल्लों में लंच पैकेट पहुँचाया जाता है। 400 पैकेट से ऊपर लगभग 410-20 का डेली यहाँ से पहुँचाने का कार्य किया जाता है। अब प्रयास है कि जब तक अभी 3 मई तक लॉकडाउन है, 3 मई तक तो चलना तय है। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का क्या जो है दिशा निर्देश, आदेश आता है, उसके हिसाब से फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। जिस दिन से लॉकडाउन लगा है उस दिन से सोचा गया, देखा गया कि क्या समस्या है, लोगों की क्या परेशानी है, देखते हुए जो है सोचा गया। इसके बाद जो है 30 तारीख से लगातार आज 28वां दिन है। रोज़ लोगों को जगह जगह लंच पैकेट बनवा कर पैक करके ले जाके वितरित किया जाता है। जैसे सिधारी, नरौली, हमारा एलवल मोहल्ला, इसके बाद जो है महिला सदर, कटरा, यहाँ वितरण किया जाता है। 400 पैकेट जब तक लॉकडाउन है तब तक चलेगा। अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो उसके लिए भी रणनीति बनाई जाएगी। आजमगढ़ में अब तक 1013 संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिसमें से 830 की रिपोर्ट आ गई है। 822 नेगेटिव पाए गए हैं, जबकि 8 पॉजिटिव हैं। इनमें से 4 संक्रमण मुक्त होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। 183 लोगों की रिपोर्ट आना भी बाकी है। जिलाधिकारी ने बताया कि नगरपालिका आजमगढ़ क्षेत्र के भेजे गए सभी 31 सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। कोरोना संक्रमण के संबंध में जो सैंपल और उनके परिणाम के जो आंकड़े हैं, उसमें 46 रिपोर्ट 24 तारीख की कल आई हैं। जो 24 तारीख को सैंपल भेजे गए थे और उनमें से वो 46 रिपोर्ट नेगेटिव हैं। उस 46 में 31 रिपोर्ट वो थी जो आजमगढ़ नगर पालिका में डोर टू डोर सर्वे के बाद जो सांस या बुखार के पीड़ित लोग पाए गए थे, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव है। वर्तमान में टोटल आंकड़े इस तरह हैं कि हमारे 997 कुल सैंपल लिए गए जनपद में, 997, जिनमें 830 की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें 822 नेगेटिव है, 8 पॉजिटिव हैं, जिसमें से 4 उपचारित होकर के कॉन्जिक्यूटिव 2 बार नेगेटिव होकर के डिस्चार्ज हो गए हैं और शेष 4 में से 2 का सेकंड सैंपल नेगेटिव आ गया है। उनका थर्ड सैंपल कल भेज दिया गया है। जो शेष 2 पॉजिटिव हैं उनमें से 1 का सेकंड सैंपल कल भेज दिया गया है। उनकी 2-3 दिन में परिणाम आने की उम्मीद है। जिलाधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में कोई भी विद्यालय अभिभावकों से बच्चों की फीस के लिए दबाव नहीं बनाएगा, न ही परिवहन शुल्क लेगा, साथ ही नए सत्र में फीस वृद्धि भी नहीं कर सकेगा। शिक्षा विभाग से संबंधित सभी विद्यालयों और अभिभावकों से शेयर करनी है बात। प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुरूप, उसकी भावना के अनुरूप मेरे द्वारा पुनः आदेश कर दिया गया है कि जो आदेश पहले हमने ये किया था कि 30 अप्रैल तक कोई भी विद्यालय किसी भी छात्र अभिभावक को फीस देने के लिए बाध्य नहीं करेगा, उस अवधि को आपदा अवधि तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अर्थात जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक किसी भी छात्र अभिभावक को फीस लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
साथ ही इस लॉकडाउन अवधि में कई विद्यालय फीस के साथ परिवहन शुल्क को जोड़ रहे थे। ये स्पष्ट रूप से आदेश है कि कोई शुल्क लॉकडाउन अवधि का छात्रों पर नहीं आरोपित होगा। तीसरा इसमें निर्णय ये भी है कि वित्तीय शैक्षणिक सत्र 2019-20 में जो फीस थी वही शुल्क संरचना 2020-21 में शैक्षणिक सत्र में भी होगी। यदि किसी विद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 20-21 के लिए कोई बदलाव किया हो, वृद्धि किया हो मुख्यतः, तो उनके लिए निर्देश है कि वो 19-20 के स्ट्रक्चर पर वापस आ जाएं। और किसी अगर उन्होंने एडमिशन लिया हो 20-21 के शुल्क के साथ, तो उनकी इस अतिरिक्त धनराशि को अगले माह में फीस के साथ समायोजित कर। प्रदेश के बाहर के मजदूरों के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि प्रवासी मजदूर जहां हैं वहीं बने रहें। सरकार चरणबद्ध तरीके से उन्हें वापस बुलाएगी, तब तक धैर्य बनाए रखें। मजदूर साथी श्रमिक अन्य प्रांतों में जो मजदूरी के लिए माइग्रेंट किए थे, पलायन किए थे, एज माइग्रेंट वहाँ हैं। लॉकडाउन के दौरान वो अपने गांव वापस आना चाहते हैं। प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से परामर्श लेते हुए चरणबद्ध तरीके से क्रमशः प्रांतों से समन्वय करते हुए प्रयास कर रही है। लेकिन जिला प्रशासन स्तर पर किसी भी गैर प्रांत में जाने के लिए या गैर प्रांत को के व्यक्ति को यहाँ लाने के लिए कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं जो लोग जनपद के निवासी जिनके घरों के लोग दूसरे प्रांतों में हैं, मैं उनसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध कर रहा हूं कि उनको समझाएं कि वो अभी जहां हैं वहां धैर्यपूर्वक लॉकडाउन में रहें। प्रदेश सरकार चरणबद्ध ढंग से भारत सरकार से अनुमति या विचार विमर्श करते हुए उनको लाने की जो व्यवस्था कर रही है, जैसे जैसे व्यवस्था होगी हम अवगत कराते रहेंगे, प्रदेश सरकार भी अवगत कराएगी। लेकिन जो जिस प्रांत में है, अगर उसको कोई खाद्यान्न की समस्या है या दवा की समस्या है, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों को प्रदेशवार नोडल अधिकारी बना रखा है। उनको साइट पर उनके नाम और नंबर उपलब्ध हैं यूपी गवर्नमेंट की। आप उन जिस प्रांत में आपका कोई रिलेटिव है, घर के लोग हैं, वहाँ अगर उनकी समस्या है तो उस प्रांत के लिए लखनऊ में जो स्टेट गवर्नमेंट के जो नोडल अधिकारी हैं उनसे अगर आप बात करेंगे तो आपके समाधान कराएंगे। मेरे पास भी रोज़ 100 लोगों के फ़ोन लगभग आते हैं और मैं नोडल अधिकारियों से उनकी जब बात कराता हूं तो उनको समस्याएं क्रमशः कम हो रही हैं, लेकिन उनको धैर्य रखने की ज़रूरत है, ये मेरी अपील है। रविवार को जीडी ग्लोबल स्कूल के द्वारा ग्लोरी ऑफ क्रिएशन ऑनलाइन ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्र छात्राओं ने इस ऑनलाइन ड्राइंग कंपटीशन में एक से बढ़कर एक चित्र बनाए। इन प्रतियोगिता का विषय रखा गया था कोरोना और इससे बचाव, सुरक्षा, मजदूर दिवस, प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बचें। प्रतिभागियों ने कोरोना वॉरियर्स को उनके सराहनीय कार्य के लिए भी अपने चित्रों के माध्यम से बड़ी ही खूबसूरत सलामियां दी। प्रतियोगिता के जरिए हर कक्षा वर्ग से 2-2 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि इस प्रतियोगिता से सभी छात्र छात्राओं में कलात्मक क्षमता को बढ़ाना ही विद्यालय का उद्देश्य रहा, जिससे कि उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास हो सके, उनकी छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकाला जा सके। विद्यालय प्रबंधन ने भी इस प्रतियोगिता के आयोजन की सराहना की।